गुड मॉर्निंग। ये क्लास 10th में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 10th में इससे पहले वाले दिनों में क्या पढ़ा दिया है, सॉरी इससे पहले वाले थर्सडे को मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया। मैंने कोशिश किया था लेक्चर अपलोड करने का, लेकिन उस समय फ़ोन में कुछ इशू था और मैं जैसे बाकी क्लासेस में जैसा मैं लेक्चर अपलोड कर रहा था वैसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कुछ डायरेक्शन का सेंस समझाना है जो वहाँ पर उल्टा हो जाता है, इसलिए वो क्लास नहीं हो पाया था। आज हम बात करते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या बात किया था। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लॉरेंस फोर्स के बारे में बात किया था। लॉरेंस फोर्स। अब ये लॉरेंस फोर्स क्या है, तो लॉरेंस फोर्स ऐसा है, ये एक्चुअल पूरा लॉरेंस फोर्स कुछ अलग होता है। हम इसका एक कर्टेज फॉर्म या एक छोटा फॉर्म इसका पढ़ने वाले होते हैं। इसमें हमने ऐसा बोला था कि whenever a current carrying conductor is placed, whenever a current carrying conductor is placed inside a magnetic field, it experiences, it मतलब current carrying conductor, it experiences it experiences a force known as Lorentz force, ठीक है। अब ये जो लॉरेंस फोर्स है, इस लॉरेंस फोर्स का मैग्नीट्यूड, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो मैग्नीट्यूड है b इंटू आई इंटू एल साइन थीटा। बिल साइन थीटा हमारे पास क्या है, फोर्स के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, जहां पर b क्या है, b इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, b है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। I क्या है, I इज द करंट इन द कंडक्टर, वो जो कंडक्टर है उस करंट कंडक्टर में जो करंट होगा, करंट इन द कंडक्टर। और L क्या है, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, फिर थीटा क्या है सर, यहां पर याद रखेंगे ये जो थीटा है, थीटा इज द एंगल between current element and magnetic field, ये करंट एलिमेंट ना, मैंने बायर सावर्ट्स लॉ में आपको करंट एलिमेंट बताया था। करंट एलिमेंट का मतलब क्या होता है, I इंटू एल, ये जो I इंटू एल होता है उसको करंट एलिमेंट बोलते थे, करंट टाइम्स ऑफ लेंथ। अब करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के बराबर है। मतलब तुम्हें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे ये जो थीटा है ना, वो इस लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, और लेंथ का डायरेक्शन क्या अज्यूम करेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा वो हम क्या करेंगे, करंट का डायरेक्शन अज्यूम करेंगे। ये बात आपको क्या करना है, इतना बात आपको याद रखना है। तो फोर्स का फॉर्मूला है b इंटू आई इंटू एल साइन थीटा, जहां पर b हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, I करंट है, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, थीटा जो है वो वेक्टर एंगल, ये थीटा जो है एंगल है। इसमें एक्चुअल में ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे अभी। ये मेरे पास लॉरेंस फोर्स का डेफिनेशन हो गया। अब सिंस ये जो फोर्स है, फोर्स हम जो कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उसका एक मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगा। तो फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए अभी हम सीखेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। हमें आज सीखना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये कोई मदर फादर रूल ऐसा भी तुम्हारे स्कूल वाले सिखाते हैं।
अपन क्या करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सिंपल रखेंगे, क्योंकि ये आगे जाके ना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये सब खत्म हो जाएंगे। आगे जाके सिर्फ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स रहेंगे। तो अगर वेक्टर्स आता होता तो शायद मैं वो बताता, लेकिन अभी के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताएंगे, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में भी है। इतना नोट कर लेते हैं। आगे हम क्या करते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड के बारे में समझते हैं कि किस तरह से मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, ये भी समझेंगे। ठीक है, आप स्क्रीन को पॉज करके इतना नोट कर लो। आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो लॉरेंट्ज फोर्स है इसका में डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, लॉरेंट्ज फोर्स का डायरेक्शन या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे यूज करना है वो देख लेते हैं। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बहुत ही सिंपल सा रूल है, तो एक क्वेश्चन के साथ ही सीखते हैं इसको। देखो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या करना है, आपको पहले तो पता होना चाहिए कि आपका लेफ्ट हैंड कौन सा है। ये लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स, ये थंब, रिंग फिंगर है और ये मिडिल फिंगर। ठीक है, ये 3 फिंगर्स आपको यूज करने हैं और तीनों फिंगर्स को क्या करना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अरेंज करना है। मतलब इसके परपेंडिकुलर ये, इसके परपेंडिकुलर ये और इसके परपेंडिकुलर ये। इस तरह से आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को अरेंज करना है। अब आप क्या करोगे, आप अपने फिंगर्स के टिप पे स्टार्टिंग में ऐसा लिख लेना एफ बी आई। अब एफ बी आई क्या है, ये याद रखना बहुत ही आसान है। एफ बी आई याद रखना क्यों आसान है, क्योंकि ये एक अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी है। एफ बी आई आपने नाम सुना भी होगा। तो एफ बी आई इस तरह से आपको क्या करना है, अरेंज कर लेना है। अब इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि मुझे अगर फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना है, ये अगर मेरे को फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो मिडिल वाला फिंगर है, ये मिडिल वाला फिंगर क्या करेगा, मिडिल वाला फिंगर पॉइंट करता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, और ये जो ये जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर पॉइंट करता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, और ये जो मिडिल वाला फिंगर है, ये मिडिल वाला फिंगर क्या करेगा, पॉइंट करेगा करंट के डायरेक्शन को। मतलब अगर आपने ये रिंग वाले फिंगर को फील्ड के डायरेक्शन में और इस मिडिल वाले फिंगर को करंट के डायरेक्शन में अलाइन करके रखा है, तो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है वो क्या होता है, फोर्स का डायरेक्शन होता है। सिंपल सा रूल यही याद रखना है। अब बोलोगे सर इसका डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन भाई मैं बोलूंगा तो मेरे को डेफिनेशन नहीं पता। डेफिनेशन आप एनसीईआरटी बुक में देखना क्या लिखा है। आपको मैं रूल यूज करना सिखा दूंगा। रूल यूज करना कैसे है, एफ बी आई हमेशा याद रखेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का मतलब है कि आपको अपना लेफ्ट हैंड यूज करना है। आप क्या करोगे, अपने इन 3 फिंगर्स को म्यूचुअली डायरेक्शन में अरेंज कर दोगे। अब यहाँ पे लिखोगे F, यहाँ पे B और यहाँ पर I, इस तरह से लिख दोगे FBI। अब क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये रिंग वाला फिंगर और करंट के डायरेक्शन में ये मिडिल वाला फिंगर आप प्लेस कर देना। ठीक है, और ये जो थंब है, ये जो थंब है वो क्या करेगा, आपके फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैं बोलूं कि कोई रीजन है जहां पर जो फील्ड है इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्रॉस का मतलब क्या हो गया, क्रॉस का मतलब ये हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यहां से आके ऐसे एंटर कर रहे हैं। मतलब तुम्हारे तरफ से फील्ड लाइंस ऐसे आके व्हाइट बोर्ड के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो ये मेरे पास क्रॉस जो है वो फील्ड का डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां पर है, अंदर के साइड में। और मान लो मैंने क्या किया, एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, ये थीटा का वैल्यू मान लेते हैं 30 डिग्री है। आई अमाउंट ऑफ करंट की कैरी कर रहा है और उसका खुद का लेंथ कितना है, एल। अब मुझे क्या करना है, फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। अब फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ डी आई, फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना है। तो पहले बी और आई को अलाइन करने की कोशिश करते हैं, ये आप खुद से करके देखना। बी जो है, बी अंदर की तरफ जा रहा है क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, तो हम कुछ ऐसा प्लेस करेंगे, ये वाले फिंगर को, ये वाले फिंगर को कुछ ऐसा प्लेस करेंगे कि ये फील्ड के तरफ अलाइन हो जाए। तो अगर ये व्हाइट बोर्ड लिक्विड का होता, तो जो
रिंग वाला फिंगर है, रिंग वाला फिंगर है लेफ्ट हैंड ना, हाँ रिंग वाला फिंगर उसको ऐसे एंटर कर देगा। अच्छा अब करेंट के डायरेक्शन पे मिडिल वाले फिंगर को अलाइन कर दो। ये करेंट के डायरेक्शन में अलाइन करने का मतलब कुछ ऐसा अलाइन करेंगे क्या, हाँ या ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो थंब कुछ इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ये जो थंब है वो कुछ इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। अब अगर थंब ने कुछ इस डायरेक्शन में पॉइंट किया मतलब ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है, ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है वो कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस साइड में। सर मेरे को नहीं समझ में आया, फिर से देखो भाई साहब, बहुत ही लॉजिकल है और बहुत ही सिंपल है। आप क्या करोगे, सबसे पहला काम करोगे फील्ड के डायरेक्शन में अपने मिडिल वाले फिंगर को प्लेस करोगे। सही से रूल सीखोगे तो बहुत आसान होगा, नहीं सीखोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। खुद से एनालाइज करो, इतना कोई तूफानी रूल है नहीं कि आपको नहीं समझ में आएगा, बहुत ही आसान सा रूल है। एफ बी आई, आप चाहो तो अगर आपको नहीं याद रहता तो यहाँ पे एफ, यहाँ पे बी और यहाँ पे आई लिख लेना। अब ये जो रिंग वाला फिंगर है, बोले सर मेरे हाथों में तो रिंग है ही नहीं, तो मेरे हाथों में रिंग नहीं है मतलब क्या हुआ, रिंग वाला फिंगर तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमने क्या कर दिया, बी के डायरेक्शन में हमने अपने रिंग वाले फिंगर को प्लेस कर दिया। अब इमेजिन करो कि ये जो व्हाइट बोर्ड है, अगर ये व्हाइट बोर्ड क्या होता, अगर ये व्हाइट बोर्ड जो है वो लिक्विड का बना होता तो ये रिंग वाला फिंगर ऐसे एंटर कर जाता क्या। फिर क्या करना होता है, फिर करंट के डायरेक्शन में मिडिल वाले फिंगर को प्लेस करो। तो करंट के डायरेक्शन में मिडिल वाले फिंगर को प्लेस कर दिया। अब थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है ना, थंब जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा वो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्शन हो जाएगा फोर्स का। सर मेरे को नहीं समझ में आया, और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा फिर बोलोगे सर ये 30 डिग्री का काम क्या है, तो देखते हैं 30 डिग्री का काम क्या है। अगर मान लो मुझे कोई पूछता कि फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, बी आई एल। बी आई एल इस तरह से लिख देंगे पहले तो, बी मतलब बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, आई स्टैंड्स फॉर करंट इन द एलिमेंट और एल स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये मैंने लिख दिया। साइन थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल मैंने बताया था, थीटा मैंने बताया था लेंथ और फील्ड के बीच का एंगल 30 डिग्री है क्या। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो जो करंट कैरिंग एलिमेंट है उसका लेंथ इस तरफ है, करंट कैरिंग लेंथ जो है उसका करंट कैरिंग एलिमेंट जो है उसका एल का डायरेक्शन इस तरफ है और फील्ड अंदर की डायरेक्शन में है क्या। ये जो करंट कैरिंग लेंथ है, करंट कैरिंग एलिमेंट इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, पता नहीं है आ भी रहा है कि नहीं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मेरे पास लेंथ अंदर और फील्ड अंदर की तरफ। लेंथ जो है वो xy प्लेन में है ना, ये जो करंट का डायरेक्शन है वो xy प्लेन में है और फील्ड जो है वो z एक्सिस में है। तो अगर फील्ड z एक्सिस में है मतलब यहां पर L और फील्ड के बीच में जो थीटा है, L और फील्ड के बीच में जो थीटा है वो 90 बन जाएगा क्या। अब sin 90 का वैल्यू होता है 1, तो फोर्स कितना हो जाएगा B into I into L। अब ये 30 डिग्री यहाँ पर ना मैंने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये जो 30 डिग्री है ये क्वेश्चन में आपको मिलेगा सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। आपको दिमाग खोल के ये देखना है कि आप जो वहां पे फॉर्मूला में BIL sin थीटा लिखते हो वो थीटा किन के बीच का एंगल है, वो थीटा जो एंगल है वो करंट कैरिंग एलिमेंट और फील्ड के बीच का एंगल है। अब करंट कैरिंग एलिमेंट कुछ उस डायरेक्शन में है, XY प्लेन में है करंट कैरिंग एलिमेंट, और फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर है, प्लेन के अंदर है। मतलब ये XY प्लेन में करंट कैरिंग एलिमेंट XY प्लेन में और फील्ड जो है वो प्लेन के अंदर। तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्या। अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा BIL और ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया, हाँ या ना। मान लो मैं ऐसा बोलता, मान लो मैं ऐसा बोलता जो करंट कैरिंग एलिमेंट है वो कुछ तो ऐसा रखा हुआ है, करंट कैरिंग एलिमेंट जो है वो कुछ तो ऐसा, कैसे भी अलाइन कर दो भाई साहब आप करंट कैरिंग एलिमेंट को कुछ 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 इस तरह से रख देते हैं, नहीं अभी तो ऐसे ही रखा था, ऐसा रख देते हैं। करंट कैरिंग एलिमेंट है कुछ इस तरह से रखा हुआ है और ये बोला है कि XY प्लेन में ही रखा हुआ है, ठीक है। ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, फिर से करंट I है, लेंथ L है, बाकी सब कुछ सेम है। फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। अब फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मतलब लेफ्ट हैंड यूज करना है। आप देखो कि फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सबसे पहले फील्ड का डायरेक्शन देखो, फील्ड का डायरेक्शन अंदर था तो मैंने रिंग फिंगर को अंदर की तरफ पॉइंट करा दिया। फिर करंट के डायरेक्शन में फिंगर को, मिडिल वाले फिंगर को करंट के डायरेक्शन में अलाइन करो, कुछ ऐसा डायग्राम बने आगे। अब अगर कुछ ऐसा डायग्राम बना तो ये थंब किधर जा रहा है, थंब ऊपर जा रहा है। अगर ये थंब ऊपर जा रहा है इसका मतलब ये पार्टिकल या ये जो रॉड है, ये रॉड जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ऊपर के डायरेक्शन में ऐसा आ जाएगा क्या, फोर्स इस तरह से आ गया। मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करने को बोला जाए तो
लेंथ फिर से एक्स वाई प्लेन में है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में है। अब लेंथ एक्स वाई प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में, तो फिर से थीटा यहाँ पे 90 बन जाएगा क्या? sin 90 का वैल्यू पुट करोगे तो फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? b into I into L। सर मेरे को नहीं समझ में आया, स्क्रीन पॉज करके नोट करो, मैं इसमें भी और एक दो एग्जांपल कराऊंगा। आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स है डायरेक्शन फाइंड आउट करने के और फील्ड का स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए। हर यहाँ पे मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिए हैं सब में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ b रखना है अपने को। ये b यहाँ पर क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। सबका लेंथ जो है वो L मान लो, जितने भी कंडक्टर्स रखे हैं LENGTH सबका लेंथ है L। और क्या है? सबने करंट कितना कैरी किया? सबने करंट कैरी किया है I। सब में जो करंट है वो है I का। अब हर एक केस में फोर्स का डायरेक्शन अपने को क्या करना है? फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले वाले केस को देखते हैं। पहले वाले केस में मैंने ये जो डॉट से बनाया है वो क्या है? B है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो डॉट है। डॉट का मतलब वो बाहर की तरफ ऐसे आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है मतलब आपकी तरफ वो आ रहा है, मतलब व्हाइट बोर्ड से निकल के फी लाइंस आपकी तरफ आ रहा है। और करंट कैरिंग एलिमेंट इस तरह से कुछ रखा है। अब फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, तो कैसे यूज करेंगे? तो एफ बी आई, बी का मतलब क्या है? बी बाहर की तरफ आ रहा था तो बी को ऐसे अलाइन कर दिया। अब जो करंट कैरिंग एलिमेंट है वो कुछ इस तरह से, अब इस फिंगर को ऐसे घुमाना पड़ेगा क्या? देखो मैं फिंगर, जब मैं बी को मैंने पॉइंट आउट कर दिया, अब बी के डायरेक्शन को फिक्स रख के मैं क्या कर रहा हूँ? फिंगर को इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ अपने हैंड्स को कि वो करंट के डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। तो देखो ऐसा कुछ अगर डायग्राम हो जाएगा तो ये करंट के डायरेक्शन में अलाइन हो गया क्या? ये करंट के डायरेक्शन में अलाइन हो गया, तो जो फोर्स है फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा ना। अब हमेशा याद रखना फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट के परपेंडिकुलर होना है। जो भी फोर्स का डायरेक्शन, कभी कभी एंगल भी पूछ लेते हैं, जैसे मान लो बोला जाए कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है, मतलब एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल है और फोर्स का वो आपको एंगल के टर्म्स में डायरेक्शन पूछेंगे। जैसे ध्यान से देखना, हमने क्या बोला? अगर मैं इसको इस तरह से तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखता हूं, मतलब फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट का डायरेक्शन है वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्या? बात समझ में आ रहा है? अगर ऐसा है तो किसी भी इंस्टेंट पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा और करंट के भी परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, मान लो मेरे को बोला जाए कि मुझे फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो पहले तो हमने क्या किया? एफ बी आई में बी का डायरेक्शन इस तरह से अलाइन कर दिया, बी बाहर की तरफ आ रहा था ऐसे मैंने अलाइन कर दिया। अब बी को फिक्स रखते हुए मेरे को अपने हैंड्स को रोटेट करना पड़ेगा सच दैट कि जो मिडिल वाला फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन में आ जाए। तो देखो ये करंट के डायरेक्शन में आ गया। अब ये जो थंब है वो थंब नीचे के डायरेक्शन में कहीं पॉइंट कर रहा है, हाँ या ना? तो ये जो थंब है, थंब अगर नीचे के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है मतलब ये जो फोर्स है, फोर्स का डायरेक्शन ऐसा कुछ होगा, बिल्कुल। अब अगर कोई आपसे पूछे कि फोर्स का डायरेक्शन बताओ, ध्यान से देखना अभी, अगर ये 30, अगर ये 30 डिग्री है तो ऐसा बोल सकते हैं क्या? ये 30 है, इस वाले लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, इस वाले लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल भी 30 होगा क्या? एक रूल होता है, वो शायद रूल आपको पता है कि नहीं वो जान लो, बहुत काम आता है मैकेनिक्स में, आगे जाके 11th में बहुत काम आएगा। मान लो इंक्लाइंड है, ऐसा एक इंक्लाइंड है और दोनों के बीच का जो इंक्लिनेशन एंगल है वो कोई थीटा का है, एक इंक्लाइन है और इनके बीच का जो इंक्लिनेशन एंगल था वो कितना था? थीटा। हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर हम इसके बेस में ड्रॉप करते हैं, ये जो इसका बेस है यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना दो और ये जो इंक्लाइंड है इंक्लाइंड पर भी एक परपेंडिकुलर बना दो। मैंने बेस पर एक परपेंडिकुलर बनाया और ये जो इंक्लाइन है उस पर भी मैंने एक परपेंडिकुलर बना दिया। अब अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा है मतलब ये एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा हो जाएगा क्या? हाँ या ना? बिल्कुल। अब तुमको रूल के जैसा क्या याद रखना है कि अगर आपको दो इंक्लाइन लाइंस के बीच का एंगल पता है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल भी थीटा होगा क्या? इसको रूल के जैसा याद रख लेना। अगर दो इंक्लाइन के बीच का एंगल थीटा है, अगर दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच का भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो ब्लू ग्रीन से मैंने लाइन बनाया है, ये ग्रीन वाले लाइन पर ये ब्लू वाला डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर है ना,
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अच्छा, और ये करंट के डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है क्या? करंट के डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या होगा, अगर इस ग्रीन वाले लाइन और इस ब्लैक वाले सॉलिड लाइन के बीच में एंगल 30 डिग्री है, तो ग्रीन वाले पे परपेंडिकुलर था ब्लू डॉटेड लाइन, और ये ब्लैक वाले पे परपेंडिकुलर है ब्लू सॉलिड लाइन। तो अगर इनके बीच में एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा। अब अगर ये एंगल 30 है, मतलब ये जो फोर्स है वो वाई एक्सिस से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है क्या? ऐसा कुछ बोल सकते हैं ना, हाँ या ना? तो इस तरह से आपको फोर्स का डायरेक्शन पूछ सकते हैं। हमेशा याद रखना, जो भी फोर्स का डायरेक्शन आएगा, जो भी फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो बी के डायरेक्शन से और करंट कैरिंग एलिमेंट के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर रखना है। अब यहां पर अगर इस वाले केस में आपसे कोई फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछता, अगर आपसे कोई फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछता फर्स्ट वाले केस में, तो अपन क्या लिख देंगे, b इंटू आई इंटू एल, तो एज इट इज लिख देंगे साइन थीटा। साइन थीटा है करंट एलिमेंट और फील्ड के बीच का एंगल। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है और करंट एलिमेंट जो है वो एक्स वाई प्लेन में। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है और करंट एलिमेंट एक्स वाई प्लेन में है, तो इनके बीच में एंगल अभी भी कितना हो जाएगा, साइन 90। साइन 90 का वैल्यू 1 है, तो फोर्स कितना लिखेंगे, b इंटू आई इंटू एल। ये मेरा पहला वाला केस हो गया। पहले वाले केस में मैंने फोर्स का स्ट्रेंथ भी लिख दिया और फोर्स का डायरेक्शन भी मैंने फाइंड आउट कर लिया। अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आगे आप इसका एप्लीकेशन नहीं सीख पाओगे। अगर इसका एप्लीकेशन आगे सीखना है तो आपको ये समझना पड़ेगा। नेक्स्ट जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ एग्जांपल है, मैं चाहूंगा कि आप एक बार स्क्रीन पॉज करो और खुद से स्ट्रेंथ और डायरेक्शन फाइंड आउट करने का कोशिश करो। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी फाइंड आउट करने की कोशिश करो और स्ट्रेंथ के बाद उसका डायरेक्शन भी फाइंड आउट करने की कोशिश करो, ठीक है? आई होप आपने खुद से ट्राई किया होगा। अभी आंसर चेक कर लेते हैं। सेकंड वाले सिनेरियो को अगर आप देखोगे तो एफ बी आई, बी के डायरेक्शन में मैंने क्या किया, अपने रिंग वाले फिंगर को प्लेस किया। अब करंट जो है, करंट इस डायरेक्शन में, यहां पर फिर डायरेक्शन फाइंड आउट कर पाएंगे। ये मेरे पास हो गया, बी इस डायरेक्शन में है और ये जो करंट है इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का नहीं बन रहा, मतलब इनके बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है? हमने क्या देखा, फोर्स जो था वो था b इंटू आई इंटू एल साइन 30, ऐसा कुछ था क्या? सॉरी, b इंटू आई इंटू एल साइन थीटा। अब अगर आप केस देखोगे, अगर आप सेकंड वाला केस देखोगे तो सेकंड वाले केस में क्या है, यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन कर लेते हैं, देख लेते हैं, आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समझ जाओगे। यहाँ पे अपने को क्या करना है, b के प्लेस में b रख देंगे, i के प्लेस में i रख देंगे, l के प्लेस में l। थीटा, थीटा किसके बीच में एंगल है, तो करंट कैरिंग एलिमेंट और ये जो फील्ड है इनके बीच का एंगल है क्या? अब ये भी इस तरफ है और ये करंट कैरिंग एलिमेंट इस तरफ है, इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री एंगल हो गया। अगर इनके बीच का एंगल 30 डिग्री का है तो यहाँ पर साइन 30 प्लेस कर सकते हैं क्या? तो अगर आप फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, तो ये फोर्स कितना आ जाएगा, b इंटू आई इंटू एल साइन 30, साइन 30 हो गया। और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, साइन 30 का जो हाफ होता है, तो b इंटू आई इंटू एल डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब अपने को क्या करना है, डायरेक्शन फाइंड आउट करना। देखो सेकंड वाले केस में अगर देखोगे तो मैग्नीट्यूड तो बी आई एल बाई 2 फाइंड आउट कर लिया। अब जब आप डायरेक्शन फाइंड करने जाओगे ना, तो आपने तो अब बोलोगे कि सर आपने तो बोला था कि तीनों फिंगर्स को म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेस कर देना है और जो भी थंब का डायरेक्शन होगा वो करंट का डायरेक्शन, जो भी थंब का डायरेक्शन होगा वो फोर्स का डायरेक्शन होगा, आपने ऐसा कुछ बोला था। इस वाले केस में बी और करंट के बीच में एंगल 30 डिग्री का है। अब ये बी और करंट तो आपस में परपेंडिकुलर है नहीं, अगर बी और करंट आपस में परपेंडिकुलर नहीं है तो रूल कैसे यूज कर पाएंगे सर? अब अगर देखोगे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता था कि आप एफ बी आई, बी और आई और एफ को म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेस करते थे। एग्जाम्पल 2 अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल 2 में फील्ड और करंट के बीच में एंगल 90 डिग्री तो है ही नहीं, फील्ड और करंट के बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री का। तो अब रूल फेल हो गया क्या? बिल्कुल, अब रूल क्या हो गया, फेल हो गया। मतलब ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो सिर्फ एक स्पेशल केस के लिए है। वो स्पेशल केस क्या है, अगर
मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री का है, तभी आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हो। अगर कुछ और एंगल हो गया तो फिर कोई रूल नहीं है सर क्या? नहीं, फिर और भी रूल है। एक और रूल क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं इसको। ये एक्चुअल में जो फोर्स का फॉर्मूला है ना, ये हायर क्लासेस के लिए मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो ध्यान से देखना। ये जो एक्चुअल में फोर्स होता है, फोर्स को ऐसा लिखते हैं, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे एरो बना के, मतलब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका फॉर्मूला इस तरह से होता है, आई एन वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ये जो फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर इज आई एन वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब सर ये क्या आ गया, सर ऐसा पूछता हूं, कभी जानते नहीं है, डरने की बात नहीं है। एल क्रॉस बी का मतलब हो गया, यहाँ पे जब आप इसको एक्सपैंड करोगे ना, तो एक्सपैंड करने के बाद ये ऐसा आ जाता है, F इक्वल्स टू आई एल इंटू बी साइन थीटा। यही फॉर्मूला था जो हमने बी आई एल साइन थीटा के नाम से लिखा है। अब ये क्यों बता रहे, ये बता रहे डायरेक्शन फाइंड आउट करने के। एल क्रॉस बी करना है अपने को। एल क्रॉस बी करने का मतलब होता है दो वेक्टर्स का क्रॉस करना है, और दो वेक्टर्स का क्रॉस करने के बाद डायरेक्शन कैसे ढूंढते हैं वो पता करेंगे। तो अब जो मैं बताऊंगा वो हायर क्लासेस के लिए, अगर कोई स्कूल सिलेबस के लिए ही जानना चाहता है तो वो यहाँ से आके लेक्चर छोड़ सकता है, नहीं तो एल क्रॉस बी इतना कोई मुश्किल नहीं है। हम क्या सीखेंगे, राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? राइट हैंड थंब रूल का मतलब है, ये अपना राइट हैंड है, राइट हैंड थंब रूल, इसका मतलब क्या है, देखो एल क्रॉस बी का अपने को डायरेक्शन फाइंड करना है। इस वाले केस में हमारे पास पहला वेक्टर कौन सा है, पहला वेक्टर है एल, फिर दूसरा वेक्टर कौन सा है बी। जो भी पहला वेक्टर होगा ना, जो भी पहला वेक्टर है, जनरली यहाँ पे फॉर्मूला, ये एक्चुअल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अब आप क्या करो, एल के डायरेक्शन में अपने पाम को रखो, एल के डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट है वही लेंथ का डायरेक्शन होगा। तो पाम को आप या तो ऐसा रख सकते हो, या आप ऐसा रख सकते हो, या आप ऐसा रख सकते हो, या आप ऐसा रख सकते हो। सो मेरे को नहीं समझ में आया, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है तो वो एक सिर्फ स्पेशल केस में आप यूज कर सकते हो, जब जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो करंट कैरिंग एलिमेंट का डायरेक्शन है वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो याद रखेंगे मैग्नेटिक फोर्स, जो फोर्स है लॉरेंट्ज फोर्स, उसका फॉर्मूला है आई एल क्रॉस बी। अब एल क्रॉस बी का हमें क्या करना है, डायरेक्शन फाइंड करना है। तो पहले कौन सा है, एल, तो हम क्या करते हैं, एल वेक्टर के तरफ अपने पाम को प्लेस करते हैं। अब ध्यान से देखना कैसे प्लेस कर सकते हैं। पाम को ऐसे ऐसे इसके ऊपर लाके रखा जा सकता है, पाम को ऐसे रखा जा सकता है, पाम को ऐसे रखा जा सकता है, और इसी पाम को ऐसे रख सकते हैं। ये चार तरीके हैं जिसमें मैं क्या कर सकता हूं, अपने पाम को रख सकता हूं। अब इन चार तरीकों में से कौन सा तरीका सही है, तो पाम को उस तरह से रखने की कोशिश करना है, पाम को ऐसे रखने की कोशिश करना है सच दैट वो जो घूमती हुई उंगलियां हैं, जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी, वो सेकंड वाले वेक्टर को टच कर सके। सेकंड वाला वेक्टर कौन है, बी है क्या? आप सिंपल में इतना याद रखो कि आप अपने पाम को करंट के डायरेक्शन में प्लेस कर दो। सिंपल में आप क्या याद रखो, आप अपने पाम को करंट के डायरेक्शन में प्लेस कर दो, और वो जो घूमती हुई उंगलियां हैं, वो जो घूमती हुई उंगलियां हैं, वो जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेंगी वही क्या होगा, फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा पाम, मान लो मैंने पाम को ऐसा रखा इस तरह से, अब ये जो फिंगर्स घूमती, ये तो घूमती हुई फिंगर्स जो है वो क्या होता है, प्लेन के अंदर चला जाएगा। मान लो फर्स्ट वाले केस में अगर आप देखोगे, ये मेरे पास करंट के डायरेक्शन में मैंने पाम को ऐसा रखा, अब घूमती हुई जो उंगलियां हैं वो तो प्लेन के अंदर चली जा रही है। अगर प्लेन के अंदर जा रही है तो बी को टच कर पा रहा है क्या, बी को तो नहीं टच कर पा रहा है ना। ऐसा है, देखो करंट कैरिंग, जो करंट कैरिंग एलिमेंट है वो ऐसा है और फील्ड ऐसा है। अब अगर मैंने बोला कि मैंने पाम को ऐसा रखा है, मैंने पाम को ऐसा रखा, मैंने पाम को ऐसा रखा है, तो ये जो कर्लिंग फिंगर्स है वो तो प्लेन के अंदर चली जा रही है ना, ये करंट कैरिंग एलिमेंट था और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर मैंने पाम को ऐसा रखा तो ये तो अंदर चला गया, अंदर चला गया तो इसको टच कर पा रहा है क्या, नहीं। आप यहाँ पे देखो, अगर मैंने इसको ऐसा रखा होता तो कर्लिंग फिंगर प्लेन के अंदर चला गया होता, बी वेक्टर को टच कर पाता क्या, नहीं। तो हम इस तरह से अरेंज नहीं कर सकते। अच्छा, मान लो मैंने बोला कि मैंने इस तरह से रखा है, अब जब इस तरह से आप फिंगर्स को कर्ल करोगे तो वो तो प्लेन के बाहर आ रहा है। अगर आपने ऐसे रखा है और फिंगर्स को ऐसे कर्ल करोगे, वो प्लेन के बाहर आ रहा है, बी को टच कर पा रहा है क्या, नहीं। तो अपन पहला तरीका और दूसरा तरीका ऐसे तो नहीं रख सकते। फिर मान लो मैंने पाम को ऐसा रख दिया,
अब अगर मैंने पाम को ऐसा रख दिया तो ये जो कर्लिंग फिंगर्स है ये तो इधर कहीं पे घूम रही है, ऐसा रखा है ना, ये जो कर्लिंग फिंगर्स है वो इधर कहीं घूम रही है, वो इसको टच कर पा रहा है क्या? नहीं। सिर्फ एक केस में टच कर पाता, अगर आप अपनी उंगलियों को तोड़ देते, तोड़ के मिलाते यहाँ पे तो टच कर जाता। लेकिन अब फिजिक्स पढ़ने में शहीद तो होना नहीं है, ऐसा थोड़ी कि एक बार ही रूल यूज करना है, जीवन काल में रूल एक बार ही यूज करना है, उसके बाद तो हाथ टूट गया भाई रूल यूज कर ही नहीं सकते, ऐसा तो कोई वैलिड होगा नहीं। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह से रखोगे तब भी आप रूल सही से नहीं यूज कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको बी वाले वेक्टर को टच करना है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को टच करना है, तो फिंगर्स को तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, मान लो मैंने ऐसा कुछ रखा, ऐसा कुछ रखा, आप देखो कर्लिंग फिंगर्स जो है वो बी वाले वेक्टर को टच कर पा रही है क्या? मैंने अगर पाम को ऐसा रखा तो ये जो कर्लिंग फिंगर्स है, ये कर्लिंग फिंगर्स बी वाले वेक्टर को टच कर पा रहे हैं क्या? तो ये सही तरीका है पाम रखने का। आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है कि एक्चुअल में जो लॉरेंट्ज फोर्स है वो एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। अब इतना मत दिमाग लगाना कि सर वेक्टर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, आप बस इतना याद रखो कि आपको एल क्रॉस बी का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना तो हमने सीख लिया है। एल क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे ढूंढेंगे, तो पहले वाले वेक्टर के तरफ पाम रखा जाता है। पहला वाला वेक्टर कौन है? एल। एल मतलब करेक्ट के डायरेक्शन में पाम को रख दो। पाम को इस तरह से प्लेस करना है सच दैट वो जो कर्लिंग फिंगर्स है, वो जो घूमती हुई उंगलियां हैं, वो फील्ड वाले वेक्टर को टच कर सके। तो मैंने पाम को अगर मैं इस तरह से रखूं तो ये जो कर्लिंग फिंगर्स है वो बी वाले वेक्टर को टच कर सकती हैं। अगर ये बी वाले वेक्टर को टच कर सकती हैं तो जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा ना, जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? फोर्स का हो जाएगा। तो थंब अंदर के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो फोर्स क्या हो जाएगा? अंदर की तरफ हो जाएगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एक पर्टिकुलर केस के लिए है, जब करंट और फील्ड के डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर है तब आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करो। इन जनरल अपने को यूज करना होता है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में हम क्या करेंगे? एल क्रॉस बी करेंगे। एल का डायरेक्शन बोलूं या करंट का डायरेक्शन बोलूं, बात सेम है। जिस डायरेक्शन में करंट चलेगा वही लेंथ का डायरेक्शन है या वही करंट का डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी इस तरह का सिनेरियो आए, सिनेरियो किस तरह का आना चाहिए? करंट और फील्ड के बीच में एंगल 90 से कुछ अलग होगा अगर, तो हम इस तरह का केस यूज करेंगे। ठीक है? अच्छा, एक और देख लेते हैं, थर्ड वाला केस देखो। इसमें भी अगर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एंगल 45 डिग्री का है। 45 नहीं, 135 डिग्री का है। अगर आप देखोगे तो देखो ये 45 है अगर, तो अपने को क्या करना है, ये पूरा एंगल जानना होता है ना, करंट और फील्ड के बीच एंगल। ये डायग्राम अच्छे से देखना, हमारे पास करंट इस तरह का ऐसा चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। ये 45 है अगर, तो ये भी 45 होगा, मतलब ये पूरा एंगल 135 हो जाएगा अगर, तो वो 135 है। वैल्यू अभी कैलकुलेट करने का टेंशन मत लो, वो जब साइन 135 कैलकुलेट करना आ जाएगा तो कैलकुलेट कर लेना। अभी मैं सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। अब फिर से मुझे क्या करना है, एल क्रॉस बी करना है। मैंने पाम को एल की तरफ रखना है, या तो ऐसे रख सकते हैं या ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं या ऐसे रख सकते हैं, लेकिन पाम को इस तरह से अरेंज करना है कि सच दैट वो जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो आराम से बी वाले वेक्टर को टच कर सके। देखो मैंने पाम को ऐसा रखा अगर, तो कर्लिंग फिंगर्स बी वाले वेक्टर को टच कर पा रहे हैं क्या? अगर कर्लिंग फिंगर्स बी वाले वेक्टर को टच कर पा रहे हैं, इसका मतलब थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है वो क्या हो जाएगा? फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। क्रॉस का मतलब है फोर्स जो है वो प्लेन के अंदर है। क्रॉस का मतलब हो गया फोर्स जो है वो प्लेन के अंदर है। अच्छा, फोर्थ वाला केस देखो। फोर्थ वाले केस में अगर आप देखोगे तो फिर से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ है और करंट इस तरफ। करंट के डायरेक्शन में पाम को रखा, करंट के डायरेक्शन में पाम को रखा सच दैट कर्लिंग फिंगर्स जो है फील्ड के डायरेक्शन में मुड़ रहे हैं। तो थंब वापस से क्या कर रहा है? थंब वापस से अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? हाँ या ना? बिल्कुल सर। बात अगर समझ में आया है तो मान लो मैं ऐसा बोलूं, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल है, कैसे एग्जांपल लेते हैं? ये आई है और ये बी है। अब अगर यहाँ पर आई क्रॉस बी करोगे तो पाम को क्या करना है? पाम को इस तरह से रखना है कि सर दैट कर्लिंग फिंगर्स, बार बार वही आइडेंटिफिकेशन बनता है, ऐसा ही कुछ बनेगा। तो आप इस तरह से याद रखना। अब देखो आज के दिन में मैंने क्या सिखाया आपको? आज के दिन में एक तो आपने ये सीखा
कि लॉरेंट्ज फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, b इंटू आई इंटू एल साइन थीटा, जहां पर थीटा किसके बीच का एंगल है, तो थीटा करंट एलिमेंट और फील्ड के बीच का एंगल। पहला बात आपको ये याद रखना है। दूसरा वो जो फोर्स का डायरेक्शन है, स्कूल के लेवल तक में आपको वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल 90 डिग्री रखेंगे। तो स्कूल के लेवल तक आप क्या कर सकते हो, करंट का जो फोर्स है, फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए फ्लेमेंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हो। फ्लेमेंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि लेफ्ट हैंड के ये जो तीन फिंगर्स है एफ डी आई, तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर दो। अब बी और आई को अरेंज करने के बाद थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है वो फोर्स का डायरेक्शन होता है। ये हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से सीखा। लेकिन हमने फिर ये भी देखा कि जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब लिमिटेशंस क्या है, जब तक करंट और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है तब तक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बहुत सही से चल रहा था। अगर 90 डिग्री नहीं है तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड थंब रूल सीखना पड़ेगा। अब ये राइट हैंड थंब रूल बहुत ही जनरल रूल है, ये वेक्टर्स में आता है। राइट हैंड थंब रूल में मैंने एक्चुअल फॉर्मूला फोर्स का आपको बताया। फोर्स का एक्चुअल फॉर्मूला है आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन आपको फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करते हैं, एल के तरफ पाम को प्लेस कर दो, एल के तरफ पाम को प्लेस कर दो सच दैट वो जो कर्लिंग फिंगर्स है, वो जो घूमती हुई उंगलियां हैं, वो क्या करे, बी के डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। अब करंट के डायरेक्शन में पाम को रखना है सच दैट कर्लिंग फिंगर्स बी के तरफ अलाइन हो जाए। तो जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करता है वही क्या होता है, फोर्स का डायरेक्शन होता है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, आप कुछ भी डायरेक्शन रख के खुद से प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने स्कूल के लेवल के लिए बता दिया और हायर कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करें। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो सिंपल है, bi into l sin थीटा, इसको यूज करना। नेक्स्ट वाले क्लास में क्या करेंगे, लॉरेंट्ज फोर्स का एप्लीकेशन, टॉर्क और मोटर मतलब इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही कर देते हैं।